हेलो डियर, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। बायो साइंस के रिवीजन वीडियो 1 है 2022 से 23 का। ठीक है, तो इस रिवीजन वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग, मैं बार बार कहता हूं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दिन में जो भी मैं देता हूँ क्वेश्चन उसको कंप्लीट करना है। ये दायित्व तो आपका होना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके सामने है। तो कोई भी स्टेट से आप पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान है, बिहार है, एमपी है, कहीं भी झारखंड है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ये हो सकता है मौका, जो 22 से 23 के जो छूटे हुए आपके तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र के बारे में। पहला ही हमारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें, क्वेश्चन पूछ सकता है। दो क्वेश्चन आता है श्वसन तंत्र से। पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पहला। दूसरा ये होगा कि आपका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन मीन्स क्रिया विधि, यानी श्वसन के क्रिया विधि को बताएं। तो दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। बड़ी आसान है। श्वसन तंत्र पहले कहते किसको है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। श्वसन तंत्र किसको कहते हैं? श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। देखिए, तंत्र का मतलब होता है कि एक सिस्टम जिसमें एक जालनुमा जो है आपका, हर एक स्टेप के बाद एक एक ऑर्गेन आपको मिलेगा। ठीक है, एक बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर एक आपके सिस्टम का रचना करता है। उसी प्रकार से जो श्वसन के काम में, जो श्वसन के क्रिया में भूमिका निभाने वाले जितने भी ऑर्गेन्स हैं वह सब मिलके आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को बनाता है, श्वसन तंत्र को बनाता है, जो श्वसन के क्रिया में भाग लेने में सक्षम होता है, जो श्वसन को शरीर में ऑक्सीजन को प्रवेश कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शरीर से अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र में नाक और मुंह से शुरू होता है। श्वसन तंत्र में जो श्वसन है वह हमारा जो ऑर्गेन है वह नाक और मुंह से शुरू होता है। ठीक है, और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ता है। श्वसन तंत्र हमारा नाक से शुरू होता है। ठीक है, मुंह नाक से शुरू होता है और यह वायु मार्ग से होते हुए फेफड़ों तक जो है आगे बढ़ता है। समझ गए? वायु जो है वह आपका वायु नाक और मुंह के जरिए श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। अब जो हम वायु खींचते हैं श्वसन में, वह जो है हमारे नाक और मुंह के जरिए श्वसन तंत्र में, यानी अलग अलग श्वसन के अंगों में जो है श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, और गले यानी फेरिंग्स और वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से होकर गुजरती है। अब ये जो श्वसन की क्रिया होती है वह हमें मुंह या नाक के जरिए प्रवेश करता है और गले और वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से होते हुए आगे जो है ये बढ़ता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग कौन कौन सा है? पहला जो होता है वह अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जिसे यूआरटी कहते हैं। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन नाल, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेन हैं श्वसन तंत्र में जो ऊपर के हिस्सों में होते हैं, जैसे नाक यानी नसिका गुहा, नोज या नजल कैविटी। समझ गए? जो आपका नाक है। फेरिंग्स होता है जो गला होता है। लैरिंग्स होता है जो स्वर तंत्र, जो वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो यह तीन ऑर्गेन है जो कि ऊपर के एरिए में स्थित होते हैं, श्वसन तंत्र के ऊपरी वाले भाग में। ठीक है, आगे है निचली श्वसन नाल है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। अब ये जो तंत्र है श्वसन तंत्र, इसमें जो अंग है वह निचले एरिया में होता है, वे सारे ऑर्गेन जो श्वसन की भूमिका में निभाता है अपना स्थान। ठीक है, पहला है ट्रेकिया। ट्रेकिया लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का अंग है, ट्रेकिया। ब्रोंकी है, ठीक है, ब्रोंकाई है, यहाँ पे देख लीजिए ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद है ब्रोंकियल्स है, उसके बाद एल्वोली है, उसके बाद लंग्स है और उसके बाद आपका छठवां है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि कुछ जो है आपके पेशियाँ है जो श्वसन की क्रिया में भूमिका निभाती है, जैसे डायफ्राम हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स हो गया। तो यह सब जो है आपके निचले लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो है क्या है, ऑर्गेन है। समझ रहे चीज़ों को? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में दो भागों में हम बांट दिए हैं। एक है जो ऊपर के एरिए के रिस्पायरेटरी सिस्टम का अंग है, जिसमें ज़्यादा नहीं तीन है, जिसमें हमारा क्या है, नाक है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। समझ गए?
लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गेन्स है उसमें ज़्यादा है, जैसे ट्रेकिया श्वास नली हो गया, ब्रोंकियाई हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, एल्वोली हो गया, लंग्स हो गया, और जो इंटरकोस्टल जो मसल्स है या फिर जो डायफ्राम मसल्स है ये जो है इसमें भाग लेता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब हम डिटेल से एक बाय एक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी के बारे में हमको जानना जरूरी है। पहला है नजल कैविटी, नाक के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए है कि यह श्वसन रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे बाहरी भाग है जो वातावरण वायु को बॉडी में प्रवेश कराने का रास्ता प्रदान करता है। नाक क्या है? नाक यह सबसे श्वसन तंत्र का सबसे प्रथम और सबसे बाहरी अंग होता है जो डायरेक्टली वातावरण के संपर्क में होता है। यह शरीर में वायु को, ऑक्सीजन को प्रवेश कराने का जो है रास्ता प्रदान करता है। कौन? नाक, नजल कैविटी। ओके, नजल कैविटी का एक सेप्टम द्वारा दो समान भागों में विभाजित रहती है जिसे नासिका पट्ट कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे नाक है तो नाक जो है बीच में यह एक दीवार होता है जिसे नजल सेप्टम कहते हैं, नासिका पट्ट कहते हैं, और यह एक कैविटी बनाता है और एक कैविटी बनाता है, बीच में यह नजल पट्ट होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए आगे चलिए। नासिका गुहा, नजल कैविटी पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। अब जो नाक होता है वह अंदर कहीं ना कहीं खुलता होगा, जाता होगा नली, तभी तो जो है वह फेफड़ा तक जाता है। तो नजल कैविटी जो है पीछे की ओर फेरिंग्स के साथ में ज्वाइंट में रहता है और उसी के साथ में जो है नाक के द्वारा फेरिंग्स से होते हुए जो है वायु अंदर प्रवेश करता है। तो ये चीज़ों को समझ गए, फिर से आगे चलिए। तो इतना नजल कैविटी के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया रखा है। अब इसके नजल कैविटी के कुछ कार्य भी हैं, कार्य को भी देखिए। ठीक है, कार्य ये है कि नजल कैविटी में जो मौजूद जो छोटे छोटे नाक में जो हमारा रोआ टाइप के जो बाल होता है वह धूल मिट्टी सूक्ष्म जीवों को रोककर उन्हें निचली श्वसन नाल में प्रवेश करने से रोकता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि हमारे नाक में छोटे छोटे रोम होते हैं, बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अंदर जाने से धूल को, सूक्ष्म जीव को, चूँकि हम श्वसन करते हैं तो हमें तो पता नहीं ना है कि हम श्वसन ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ जो है वायु ही है, ऐसा तो है नहीं। उसमें जो है मिट्टी, धूल कण भी हो सकता है, सूक्ष्म जीव भी हो सकता है। तो उन सबको यह रोम जो है रोक लेता है नजल में और वायु को जो है अंदर प्रवेश कराता है फ्रेश रूप में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नासिका गुहा में मौजूद जो श्लेष्मा होता है, जो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है नाक में, वह जो है क्या करता है, हवा को नमी प्रदान करती है जो धूल मिट्टी आदि को अंदर जाने से रोकता है। अब जो म्यूकस होता है नाक में, वह म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा होता है, जिसके कारण नाक में आने वाले सूक्ष्म जीव को या मिट्टी, धूल कण को अपने अंदर लपेट लेता है, रोक लेता है, जिससे धूल कण अंदर नहीं जा पाता है। ओके, यह अंतः स्रावित हवा इंस्पायर्ड एयर से तापक्रम को शरीर के तापक्रम के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। नजल कैविटी का यह भी काम है कि यह तापक्रम को भी मेंटेन करके रखता है। यह घ्राण तंत्रिकाओं, ओल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से गंध का ज्ञान में भी सहायक है। अब हम कोई भी चीज़ को नाक के द्वारा ही जो है सुगंध लेते हैं, उसको जो है क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो हमें पता चलता है कि फलाना चीज़ है, मीट बन रहा है, इधर सेंट है, ये है, वो है। तो ये पता चलता है क्योंकि हमारा नाक में एक अल्फैक्टरी नर्व होता है जो गंध के ज्ञान करवाता है। तो नाक के नजल कैविटी के ये सारे काम हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। इंग्लिश दिया है, इंग्लिश वाले पढ़िएगा। दूसरा है फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या काम है? श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों का ही पार्ट होती है। यानी फेरिंग्स जो है आपका भोजन, जो मुंह से जाने वाला रास्ता है, जो इसके द्वारा भोजन जाता है, और नाक से जो हवा जाता है श्वसन वाला, वह जैसे ए हो गया नाक, ठीक है, ए हो गया हमारा मुंह, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों आकर यहाँ पे एक जो है आपका दोनों जो है जुड़ता है और यहाँ पे एक फेरिंग्स होता है जो वायु को अलग करता है और भोजन वाला नली को अलग करता है। तो यह जो दोनों का कॉमन जो पार्ट होता है वही फेरिंग्स होता है, जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का पार्ट होता है। समझ गए? आगे चलिए। अब जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स का जो लंबाई होता है 5 से 6 इंच का होता है, यानी 12 से 15 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होता है। तभी जाके हम लोग जो है भर कौर या रोटी को बड़े बड़े जो है उठा उठा के खाते हैं, आराम से अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यह नली जो है इतना लंबा चौड़ा होता है। समझ गए? आगे है, संरचना के दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा फेरिंग्स है, संरचना के दृष्टि से फेरिंग्स को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है?
तो ये जो भाग है यह कॉमन रास्ता को बताता है, समझ गए। जैसे नाक और फेरिंग्स, यानी जहाँ से नाक से जाने वाला रास्ता है और जो फेरिंग्स से जुड़ता है वह नोजो फेरिंग्स होता है। यह भाग नोज के ठीक पीछे होता है, यानी फेरिंग्स के जो भाग है वह नोज के ठीक पीछे होगा तो वह नोजो फेरिंग्स होगा, यानी नाक वाला से कनेक्ट होगा तो वह नोजो फेरिंग्स होगा, ठीक है। ओरो फेरिंग्स का मतलब है कि जो मुंह वाला रास्ता होगा उससे फेरिंग्स का भाग अगर जुड़ा होगा तो वह ओरो फेरिंग्स कहलाता है, क्योंकि यह भोजन और श्वसन दोनों में भूमिका है इसका फेरिंग्स का। लैरिंजो फेरिंग्स है। लैरिंजो फेरिंग्स कहने का मतलब है कि फेरिंग्स के इस भाग के आधार पर लैरिंग्स भी पाया जाता है, यानी जो लैरिंग्स होता है वह भी जो है आपके फेरिंग्स के साथ कनेक्ट होता है। यानी फेरिंग्स एक प्रकार से तीनों का मिलन स्थल होता है, जो अकेला जो है यहाँ पे फेरिंग्स है और इधर से जो है यह आया आपका क्या चीज़ नोजो, ठीक है, इधर से आया ओरल और इधर से लैरिंग्स है, यानी यह जो है नोजो फेरिंग्स हो गया, यह ओरो फेरिंग्स हो गया और यह लैरिंजो फेरिंग्स हो गया, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो फेरिंग्स के तीनों प्रकार समझ गए। आगे चलिए, अब आया लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है इसे हम लोग वॉइस बॉक्स यानी स्वर तंत्र भी कहते हैं, इस नाम से जानते हैं लैरिंग्स को, ओके। महिलाओं की तुलना में मेल में यह थोड़ा बड़ा ही होती है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। महिलाओं की जो वॉइस बॉक्स होता है स्वर तंत्र वाला, वह मेल के तुलना में महिलाओं की तुलना में, यानी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह थोड़ा बड़ा होता है। कौन? वॉइस बॉक्स, जिसे हम लोग एडम एप्पल्स कहते हैं, ओके। आगे चलते हैं। इनमें चार उपस्थियां स्थित होती है, मतलब एडम एप्पल में चार कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है थायराइड उपास्थि यानी थायराइड कार्टिलेज, एक होता है क्रिक्वाइड कार्टिलेज, एक होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एक होता है एपिग्लोटिस। और यह जो एपिग्लोटिस होता है यही जो है आपको तय करता है कि भोजन वाला पदार्थ जो है भोजन में जाएगा पाचन तंत्र में, और वायु जो है वह श्वसन तंत्र में जाएगा फेफड़ा की ओर। यही एपिग्लोटस जो है खुलता है और बंद होता है, समझ गए। चलिए, तो ये चार जो है लैरिंग्स का उपास्थि याद रखिएगा कि थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटस कार्टिलेज, ओके। वोकल कॉर्ड क्या होता है? मानव में दो जोड़ी स्वर पटिया वोकल कॉर्ड पाई जाती है। यह वोकल कॉर्ड हो गया, यह सब लैरिंग्स का ही पार्ट है। वोकल कॉर्ड के फैलने एवं सिकुड़ने से घाटी द्वार छोटा अथवा बड़ा होता है। इसी के अनुरूप जो है स्वर धीमा या तेज होता है। वोकल कॉर्ड जैसे हम धीमा बोल रहे हैं तो धीमा बोलेंगे तो यह उसी अनुसार फैलेगा, अगर हम तेज बोलेंगे तो यह ज़्यादा फैलेगा। इसी अनुसार से जो है आवाज़ जो है धीमा और तेज होता है वोकल कॉर्ड के फैलने और सिकुड़ने के अनुसार, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे आता है लैरिंग्स के क्या कार्य है। लैरिंग्स का कार्य है आवाज़ उत्पादन करना। यह भोज्य पदार्थों को निचली श्वसन नाल में जाने से रोकता है। यानी लैरिंग्स का जो एक पार्ट बताए हैं एपिग्लिटस, उसका काम होता है कि भोज्य पदार्थ है तो उसको जो है पाचन तंत्र में भेजे, जो श्वसन वाला पदार्थ है मीन्स जो वायु है उसको जो है श्वसन नलिका में भेजे। यह तय कौन करता है? लैरिंग्स ही करता है, समझ गए। आगे है, अब आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है श्वसन नली। यह एक अर्ध प्रदर्शक नलिका होती है। ट्रेकिया जो है वह एक श्वसन की नली होती है जो कि ऊपर की ओर लैरिंग्स से जुड़ी होती है, जबकि नीचे की ओर वक्षीय गुहा थोरेटिक कैविटी में जाकर दो पार्ट में बट जाती है, जिसे ब्रोंकियाई कहते हैं। जैसे ये नली है, ठीक है, ये नली है, यही ट्रेकिया है, समझ गए। ये ट्रेकिया है, ऊपर जो है ट्रेकिया लैरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ था, समझ गए, लैरिंग्स के साथ में। यहाँ से ये ट्रेकिया हो गया। यह ट्रेकिया एक इधर फेफड़ा में एक इधर फेफड़ा में जाकर बट जाता है, तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, समझ गए। और ऊपर यह जुड़ा हुआ किससे है? लैरिंग्स से है, समझ गए। चलिए, ओके, ट्रेकिया समझ गए। प्रत्येक ब्रोंकाई अपने ओर के लंग में प्रवेश करती है। ये जो ट्रेकिया है, एक इधर ब्रोंकाई आया एक इधर ब्रोंकाई आया, तो यह ब्रोंकाई अपने ओर के लंग्स में प्रवेश करता है, समझ गए। आगे है, ट्रेकिया सी आकार की 16 से 20 वल्व यानी रिंग्स पाई जाती है जो कि इसे पिचकने से रोकती है। अब जो ट्रेकिया होती है कुछ इस प्रकार से सी आकार में होती है। इसमें जो है 16 से 20 जो है वलय होता है, रिंग होता है, जो ट्रेकिया को चिपकने से रोकता है, क्योंकि ट्रेकिया अगर चिपक जाएगा तो फिर आप श्वास कैसे ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रेकिया से चिपकने के लिए यह रिंग्स काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जो ट्रेकिया को खोलकर एक नली के समान रखता है, ठीक है। आगे चलिए,
तो यहाँ पे हो गया ट्रेकिया समापत, ट्रेकिया के बारे में। अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लंग्स। लंग्स के बारे में, तो मनुष्य में लंग्स जो है एक जोड़ी पाया जाता है, मीन्स दो फेफड़े पाए जाते हैं, समझ गए। एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग, दोनों राइट लेफ्ट में दो लंग होते हैं, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे है कि फेफड़ा, ठीक है। तो फेफड़ा देखिए, फेफड़ा वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लंग्स कहाँ पे पाया जाता है, तो थोरेटिक कैविटी में, समझ गए। आगे चलिए, राइट लंग 3 पिंडों में यानी 3 खंडों में, जबकि लेफ्ट में 2 पिंड पाया जाता है। यानी जैसे हम लोग, जैसे ये फेफड़ा है हमारा, तो राइट लंग में 3 पिंड, इस प्रकार से 1 2 3 पिंड, समझ गए। जबकि लेफ्ट वाला में अगर समझा जाए तो 1 और 2 पिंड, समझ गए। इस प्रकार से, सॉरी ये वाला नहीं होगा, एक में सिर्फ एक ही होगा, एक इधर एक इधर, 2 पिंड। तो यही जो है हमारा लंग के आपका समझना है, ठीक है। आगे चलिए, दोनों फेफड़ों के मध्य का स्थान मीडियास्टिनम कहलाता है। एकदम लाइन बाई लाइन समझिए, जैसे इधर भी फेफड़ा है, समझ गए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इधर भी एक लंग्स है, ठीक है, और अपन का एक इधर भी लंग है। तो इसके इधर से ट्रेकिया आया, समझ गए, ये इसमें एक बट गया, एक इसमें ब्रोंकाई बट गया। तो ये बीच में जो जगह है यही मीडियास्टिनम जगह कहलाता है, दोनों फेफड़ों के बीच, समझ गए। आगे चलिए, अब आता है छठा हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एवं एल्बोली, तीनों को हमको एक साथ समझ लेना है, समझ गए। ट्रेकिया वक्षीय गुहा में जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार ब्रोंकाई का निर्माण होता है। यानी ट्रेकिया आया ऊपर से, एक इधर फेफड़ा में एक इधर फेफड़ा में बट गया, तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं, या ब्रोंकाई का निर्माण हो गया, समझ गए। आगे चलिए, ब्रोंकाई जो है आगे चलकर, ब्रोंकाई जो होता है, जैसे ट्रेकिया है, एक इधर ब्रोंकाई बटा, एक इधर ब्रोंकाई बटा, दोनों अपने अपने फेफड़ा में बट गया, समझ गए। अब ये जो ब्रोंकाई होता है फेफड़ा में जाकर अलग अलग ब्रोंकियल्स में, अलग अलग बहुत सारे ब्रोंकियल्स में बट जाते हैं, पूरे फेफड़े में अलग अलग ब्रोंकियोल्स में बट जाते हैं, ठीक है। तो यह हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं, ठीक है। और इस ब्रोंकियल में छोटे छोटे हवा के गुच्छा जो है लगे होते हैं सभी ब्रोंकियोल्स में, तो यही जो है एल्बोली कहलाता है, वायु कोष्ठक, समझ गए चीजों को। चलिए ये समझ गए। अब 7वां आता है, श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका आपका पेशी का भी होता है, जिस पेशी का नाम है डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशी, समझ गए। डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशी, ओके। डायफ्राम तथा इंटरकोस्टल पेशियां श्वसन प्रक्रिया में सहायक होती है। यानी जब आप आगे पढ़िएगा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, तो ये जो डायफ्राम वाला जो है आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इंटरकोस्टल पेशी और डायफ्राम को अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपको मैकेनिज्म में भी जो है यह काम में आएगा, मैकेनिज्म में ये लिखना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, डायफ्राम जो है वक्ष गुहा का उदर गुहा के बीच पाया जाता है, अर्थात यह दोनों कैविटी को अलग करता है। डायफ्राम डोम की आकृति में इस प्रकार से होता है, ऊपर जो है यह क्या करता है, थोरेटिक कैविटी को अलग करता है नीचे एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी, यह थोरेटिक कैविटी, दोनों के बीच में बांटने का काम कौन करता है, डायफ्राम। और यही डायफ्राम चूंकि यह मसल्स का बना होता है, यह ऊपर उठता है तो श्वसन की क्रिया जो है क्या होता है, श्वास छोड़ा जाता है, और जब यह नीचे आता है मतलब क्या होता है कि श्वसन खींचा जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है, ओके। तीसरा है, डायफ्राम से अरीय पेशियां जुड़ी होती है। यानी डायफ्राम से जो है अरीय पेशी जुड़ी होती है, जिनके संकुचन से डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब डायफ्राम जो है नीचे की तरफ चपटा हो जाता है तो आयतन बढ़ जाता है थोरेटिक कैविटी का, जिसके कारण जो है वहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाता है और बाहरी वायु श्वसन नाल में अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है, समझ गए। यानी जब डायफ्राम नीचे वाला जब चपटा हो जाता है नीचे की तरफ तो आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वायु प्रवेश करता है, और जब यह जो है प्रेशर जो है रिलीज करेगा तो श्वसन निकलता है। इस प्रक्रिया को अंतः श्वसन इंस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे मैकेनिज्म भी आप समझ गए कि डायफ्राम से अरीय पेशियां जुड़ी रहती है, जिनके संकुचन से डायफ्राम चपटा हो जाता है, समझ गए, और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ऐसा होने से थोरेटिक जो कैविटी है, जो वक्ष गुहा है, वहाँ पे दबाव जो है कम हो जाता है, जिसके कारण जो बाहरी जो वायु होता है वह श्वसन नल में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, और इसी प्रक्रिया को अंतः श्वसन इंस्पायरेशन कहते हैं, यानी अंदर की ओर खींचना, ठीक है। तो अंतः श्वसन भी आप लोग यहाँ से समझ गए।
इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। अब आया यहाँ पे क्या चीज़, डायफ्राम के शिथिल के दौरान थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है और इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। यानी जब डायफ्राम जो है शिथिल होता है, अपने जगह पर ऊपर की तरफ जाता है, तो थोरेटिक कैविटी का आयतन जो है कम हो जाता है, क्योंकि जो ये डायफ्राम है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, तो इस कारण प्रेशर जो है बढ़ जाता है, यह दबाव ऊपर डालता है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फेफड़ा में वायु है वह बाहर की ओर निकल जाता है, और इस प्रक्रिया को बहिर्श्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं, बाहर की ओर श्वसन को छोड़ना। ठीक है, तो ये दोनों समझ गए, दोनों लिख दीजिएगा। अगर क्रिया पूछेगा तो यह दोनों आप लिख दीजिएगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, और यही जो है आपका छोड़ना और बाहर निकलना। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया क्लियर। ठीक है, मनुष्य में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है जो कि रिब्स के मध्य में स्थित होती है। ये पेशियां दो प्रकार की होती है। जो रिब्स हमारा होता है ना, ए वाला रिब्स, ठीक है ना, ए वाला जो रिब्स होता है मनुष्य में, वह रिब्स में जो है आपका मांस जो है लगा होता है, वही इंटरकोस्टल मसल्स होता है जो रिब्स के मध्य में स्थित होता है, 11 जोड़ी, और यह दो प्रकार के होता है। ठीक है, दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल। समझ गए, तो यही जो है आपका हो गया समापत। अब मैकेनिज्म की बात आएगा, तो मैकेनिज्म अभी ऊपर बताए हैं कि श्वसन की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ जो रिस्पायरेशन है वह दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सपायरेशन और एक इंस्पायरेशन। जिस हवा में हम सांस लेते हैं और फेफड़े से बाहर छोड़ते हैं उसका दबाव अलग अलग होता है। तो मूल रूप से जब हवा के दबाव में गिरावट होती है तो वायु कोश जो एल्वेओली होता है वह रिक्त स्थान गिर जाते हैं और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक है, और जैसे ही वायु कोशियों का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है तो वायु जो है फेफड़ा से बाहर निकल जाता है, यानी सांस छूट जाता है। हवा की प्रवाह दर दबाव अंतर के परिणाम के अनुरूप में होता है। चीज़ें को समझ गए, यह दो चरण में होता है, एक इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के समय लगभग 2 सेकेंड का होता है, यह आराम की अवस्था में होता है जब श्वसन अंदर की तरफ होता है। जब छोड़ने की प्रक्रिया होती है तो यह लगभग 3 सेकेंड का समय रहता है इसमें, और यह जो है आपका दोनों, अब यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है बहिर्श्वसन, तथा यह आराम में इसकी अवधि लगभग 3 सेकेंड होती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपका एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों आप लोग समझ गए। आगे चलिए, अगर ज़्यादा आपको मैकेनिज्म समझ में ना आए तो सीधा लिखना है इंस्पायरेशन अंतःश्वसन, जो हम लोग बाहर से वायुमंडल से वायु को लंग्स में प्रवेश करते हैं, नाक के द्वारा खींचते हैं, तो वह अंतःश्वसन हो जाएगा। इंस्पायरेशन अंदर की ओर लेना, यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जिसकी अवधि आराम अवस्था में लगभग 2 सेकेंड की होती है। तो इंस्पायरेशन हल्का है। उसी प्रकार से एक्सपायरेशन है, तो लंग्स से फेफड़ा से वायु का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हुए बाहर की ओर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि फेफड़ा से जो डीऑक्सीजनेट जो आपका वायु है वह क्या होगा कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होते हुए बाहर निकलता है, उसी को एक्सपायरेशन कहते हैं। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है तथा यह आराम अवस्था में इसकी अवधि लगभग 3 सेकेंड होती है। यही इसका मैकेनिज्म हो गया। और अगर इसमें दोनों में डिटेल डायफ्राम की भूमिका भी बता दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, जो कि ऊपर बता चुके हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो डायफ्राम भी इसमें जोड़ दीजिएगा कि डायफ्राम का क्या रोल होगा, तो वह जो है एक्सपायरेशन होगा, और क्या रोल होगा तो वह इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा मैकेनिज्म भी समापत और वो भी समापत। अब चलते हैं हम मादा जनन तंत्र की ओर। ठीक है, तो कोई भी जनन तंत्र हो, फिर से ये तंत्र आ गया, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा का वह सारा अंग जो जनन के भूमिका में, प्रजनन में भूमिका निभाता हो, भाग लेता हो, वह जो है मादा जनन तंत्र कहलाता है। समझ गए, वे सारे अंगों के मिलने से जो तंत्र का निर्माण होता है, जो प्रजनन की भूमिका में, जो जनन की भूमिका में, जनन में अपना भूमिका निभाती है, वह जो है आपका मादा जनन तंत्र हो जाएगा। समझ गए, चलिए, मुख्यतः इसे फीमेल जो जिनेटल ऑर्गेन है, जननांग है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग है, एक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक है आपका इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक है, बाहरी जननांग, आंतरिक जननांग, मतलब कुछ ऐसे जननांग है जो आंतरिक रूप से मौजूद है और कुछ ऐसे जननांग है जो बाहर से होते हैं, जो आपको दिखेंगे, लेकिन इंटरनल वाला दिखेंगे नहीं, लेकिन वो रोल निभाता है जनन में। तो यही हमारा 2 प्रकार के हो गया। बाहरी जननांग को सामूहिक रूप से भलवा कहते हैं, यानी जो आपको दिखता है, फीमेल के जो पार्ट दिखता है कि वह जनन में भूमिका निभाता है,
वो जो चीज़ें हैं आपको, उसको हम लोग वल्वा कहते हैं सामूहिक रूप से। यानी सीधा कहिए कि बाहरी जननांग में जो जो अंग आएगा वह सामूहिक रूप से एक वल्वा का भाग होगा, ठीक है। तो वल्वा में कौन कौन से अंग आएंगे, यानी कहा जाए तो बाहरी जननांग में कौन कौन से है, तो पहला आता है मॉन प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस यानी जघन शैल। यह जघन संघानक सिम्फेसिस प्यूबिस के आगे स्थित होता है। युवा अवस्था में इसके ऊपर बाल उगते हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं, जो कि जीवन प्रयत्न रहते हैं। जैसे जैसे मान गए यह फीमेल का पार्ट है, ठीक है, भेजिना है, समझ गए, ये भेजिना है। भेजिना से ठीक ऊपर यहाँ पे एक आपका मोन्स प्यूबस होता है, समझ गए, मोन्स प्यूबस होता है जहाँ पे बाल उगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको प्यूबिक हेयर कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे सिम्फेसिस प्यूबिस है, ठीक ऊपर में मोन्स प्यूबिस होता है। सिम्फेसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर में मोन्स प्यूबिस होता है, ठीक है ना, जिस पर बाल उगते हैं, जिसको प्यूबिक हेयर कहते हैं। यह जीवन प्रयत्न रहता है, समझ गए। तो जघन सेल समझ गए कि क्या होता है। ओके, अब आगे है लेबिया मेजोरा। ये सब बाहर वाला ऑर्गेन है। लेबिया मेजोरा होता है बृहद भगोष्ठ। यह भलवा के बाहरी सतह बनाती है। इसमें दो बड़े वलन फोल्ड पाए जाते हैं। जैसे आपको बता दूं कि जो वैजिना होता है, यह वैजिना एक फोल्ड नुमा संरचना होता है। इसमें जो है आपके कई लेयर होते हैं, ठीक है। इस लेयर में जो बाहरी के दो फोल्ड होते हैं वह बड़ा सा फोल्ड होता है, बड़ा सा फोल्ड होता है, जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। यह मसल्स के बना हुआ होता है दोनों साइड से, जो ढकने का काम करता है, इसीलिए इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं, समझ गए। भलवा का ही भाग है। एक है लेबिया माइनोरा। मेजोरा, मेजर के मतलब क्या होता है, बड़ा, माइनर के मतलब होता है छोटा। तो मेजोरा था मतलब वह ज़्यादा दूर में होगा वह लेबिया, और यहाँ पे जो लेबिया होगा छोटा होगा, ठीक है। यह लेबिया मेजोरा के भीतर दोनों ओर त्वचा तथा श्लेष्मक झिल्ली की बनी दो छोटी छोटी कोमल गुलाबी रंग की परत होती है। अब जब वैजिना होता है वह कई जो है लेयर में होता है। तो ये पूरा हो गया एक वैजिना, समझ गए। इसमें दोनों साइड से एक एक बड़ा बड़ा लेयर होगा, तो लेबिया मेजोरा हो जाएगा। इसके अंदर में भी एक जो है छोटे छोटे गुलाबी कलर के लेयर होते हैं दोनों साइड से, जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं, समझ गए। चलिए, अब एक होता है भग्न शीश, यानी जिसे हम लोग क्लिटोरियस कहते हैं। भग्न शीश क्लिटोरियस होता है, जो मेल के पेनिस के समान होता है, यानी मेल के सीसन के समान जो है फीमेल में उत्तेजना जो है इसी क्लिटोरियस में आता है, जो एक दाने नुमा ऊपर के संवेदनशील ऑर्गेन होता है, जिसको टच करने से उत्तेजना आता है, समझ गए। तो यह क्लिटोरियस होता है, जो कि ऊपर का ही भाग होता है, बलवा का ही, ठीक है। अब होता है हाइमिन, यानी योनि छिद्र, योनि छद। यह योनि द्वारा वैजिनल ऑफिस को जो है ऑफिस को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ढकने वाली परत है। अब योनि छद जो होता है, यही जो है आपको योनि छद द्वारा यह वैजिना को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ढकने वाला हाइमिन होता है, इसीलिए जो है इसे योनि छद यानी योनि का कवर कहा जाता है, ठीक है। अब एक आ गया वेस्टिब्यूल यानी प्रघान। यह ट्रायंगुलर स्थान होता है, इसमें 4 छिद्र खुलते हैं। जैसे ये ट्रायंगुलर कहने का मतलब है कि यह इस प्रकार से जो होता है ना, फीमेल के ट्रायंगुलर शेप में यह इस प्रकार से होता है। इसमें जो है आपके छिद्र जो है कुछ इस प्रकार से खुलते हैं, समझ गए। तो इसमें जो है आपके वेस्टिब्यूल में प्रघान में जो है जो त्रिकोणीय स्थान होता है, इसमें छिद्र खुलता है, जिस छिद्र से अलग अलग काम होते हैं। एक है मूत्र मार्ग का ओपनिंग होता है, एक वैजिनल ओपनिंग होता है, जिससे मैथुन की क्रिया होती है, समझ गए। तो जो आप लोग समझ लीजिए कि जो मूत्र का होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे जो है हम लोग रिलेशन वाला काम नहीं होता है, एक बात को समझ लीजिए। तीसरा होता है एक एक दोनों तरफ, ये त्रिकोणी है ना, तो इसके दोनों तरफ एक इधर जो है बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है दोनों तरफ। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया छिद्र, और एक इधर छिद्र, एक इधर छिद्र, एक मूत्र का छिद्र और एक जो है योनि का छिद्र। ये 4 छिद्र जो है आपके होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बाहरी जननांग में क्या देख लिए, मोन्स प्यूबिस देख लिए, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, हाइमिन देख लिए। उसके बाद हम लोग ऐसे कर करके जो है हम लोग अलग अलग पार्ट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आंतरिक जननांग कि अंदर से कौन कौन जननांग होता है जो प्रजनन में यानी जनन में भूमिका अपना निभाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है योनि वैजिना। वैजिना बाह्य व आंतरिक जननांगों को जोड़ती है। अब जो योनि होती है, तो यह योनि जो है आपके बाहर के भाग को, बाहर के छिद्र को, आंतरिक जो है आपके छिद्र जो होता है सर्वाइकल सर्विक्स जो होता है उससे जोड़ने का काम जो है आपका वैजिना योनि करता है, समझ गए। योनि का कार्य क्या है, यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस से स्खलन को, सीमेन को ग्रहण करके अंदर जो है ले जाता है निषेचन के लिए, ठीक है, वैजिना। यह शिशु के जन्म के दौरान लचीला मार्ग प्रदान करता है, जिससे शिशु जो है वैजिना के द्वारा बाहर निकल पाता है, ठीक है।
अब आता है एक आंतरिक ऑर्गेन है यूट्रस। तो यूट्रस को बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यूट्रस अकेला 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, समझ गए। तो यूट्रस देखिए, यूट्रस यह नाशपाती के आकार का खोखला मसल्स का बना हुआ एक अंग है जो आपके पेल्विस में स्थित होता है, पेल्विक श्रोणि में स्थित होता है। यह यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है। यानी जो यूट्रस होता है वह मूत्राशय और मलाशय दोनों के बीच में जो है आपके यह जो है क्या होता है, स्थित जो है होता है, समझ गए। चलिए, यह खोखला मसल्स के बना हुआ ऑर्गेन होता है, समझ गए, जो 7.5, 5 और 2.5 इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा स्थित होता है। इसका वजन लगभग 60 ग्राम से 80 ग्राम के बीच में होता है। तो यह यूट्रस हो गया, इतना आप लोग समझ गए। यूट्रस के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? भाग है, पार्ट है, लेयर नहीं, ठीक है। पार्ट है, एक है आपका फंडस पार्ट, एक है बॉडी पार्ट, एक है सर्विक्स का पार्ट। नीचे का जो पतला वाला पार्ट होता है यह सर्विक्स होता है। इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है यह वाला पार्ट जो है आपका बॉडी का होता है, और जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट होता है यह वाला पार्ट बॉडी का पार्ट होता है, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए। गर्भाशय की संरचना में 3 लेयर से मिलकर यह बना होता है, ठीक है। 3 लेयर में यह बना रहता है आपका यूट्रस। पहला है पेरीमेट्रियम, यूट्रस के बाहरी परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मायोमेट्रियम, और इसी मायोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी होता है इसी मायोमेट्रियम में। तीसरा है आंतरिक लेयर इंडोमेट्रियम, और मेंसेज में इसी एंडोमेट्रियम से जो है टूट टूट कर जो है निकलता है, या बच्चा का जो पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लेयर है वह इंडोमेट्रियम ही होता है, जिसमें बच्चा को पोषण जो है मिलता है एंडोमेट्रियम से ही, ठीक है। तो यह तीनों लेयर याद रखिएगा। ओके, पेरीमेट्रियम है, यह सीरियस की बनी हुई गर्भाशय की बाहरी परत है, समझ गए, बाहरी परत है, बता दिए। मायोमेट्रियम यह सबसे मोटी परत होती है, यह मध्य परत है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा है एंडोमेट्रियम, यह गर्भाशय के आंतरिक परत होती है, जो आपको क्या करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अब यूट्रस का हम लोग जो है फंक्शन, कार्य को देखेंगे, ठीक है। यूट्रस का कार्य है निषेचन करना। निषेचन के दौरान डिंब को जो है स्पर्म के साथ मिलने में सहायता करना यूट्रस का काम है, ठीक है। यूट्रस का काम है निषेचन के बाद गर्भाशय की इंडोमेट्रियम परत आरोपण के लिए जगह प्रदान करती है। यानी यूट्रस का काम है कि यह जो है निषेचन के बाद, यानी अंडा और शुक्राणु दोनों मिलता है, तो निषेचन के बाद जो है इम्प्लांट आरोपण के लिए जगह प्रदान करती है, कौन? यूट्रस ही। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु के निरंतर विकास के लिए पोषण भी प्रदान जो है यही यूट्रस ही करता है, समझ गए ना, वृद्धि विकास में सहायता करता है। तो ये सारा चीज जो है यूट्रस के काम है। तो यूट्रस को समझ गए। यूट्रस अगर 5 नंबर में पूछेगा तो उतना लिख दीजिएगा, काफी है। अब आता है जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसे हम लोग गर्भाशय नलिका भी कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब कहते हैं, इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, देख लीजिए। इन्हें डिंब वाहिनियां फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। यह 3 भागों में विभाजित है। हमारा जो फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल में वह 3 भाग में है। पहला है इस्थमस, यह गर्भाशय के फंडस भाग से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यह जो है इस्थमस है, यह गर्भाशय के फंडस भाग से जुड़ी हुई होती है, समझ गए। नलिका की एम्पुला, यह इस्थमस का इनफंडिबुलम के मध्य की फूली हुई रचना है। यह फर्टिलाइजेशन के लिए उचित स्थान प्रदान करता है। मतलब जैसे ये यूट्रस है, तो यूट्रस में जो आपका ये जो फूला हुआ जो ये बीच का भाग होता है यह आपका फंडस होता है, समझ गए। तीसरा है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यह किप के समान चौड़ा भाग होता है, इससे अंतिम छोर पर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है जो कि फिम्बरी कहलाती है। यानी आप लोग देखते होइएगा कि अंडा को पकड़ने के लिए इस प्रकार से जो है संरचना होता है दोनों साइड से, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ भी अंडा होता है। तो ये वाला जो आपका संरचना जो होता है यही जो है आपका इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब आता है ओवरीज। ओवरी जो होता है यह यूट्रस के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो ओवरी गुलाबी रंग की संरचना होती है, यानी यूट्रस के दोनों तरफ जो फिब्री अपने में जकड़ के रखा हुआ दोनों साइड से रहता है, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जो दोनों साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये यहाँ पे हो गया। इसी ओवरी से जो है आपके हार्मोन का रिलीज होता है, जो एस्ट्रोजन
और आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, दोनों हार्मोन जो है भूमिका निभाता है गर्भाशय गर्भ में। तो ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके अपना 1 बार 2 बार कम से कम खुद से पढ़िएगा, लिखिएगा, तब जाके क्लियर हो पाएगा, वरना ऐसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं। दोनों क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया रिवीजन। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन कौन सा, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद मैकेनिज्म ऑफ क्रिया विधि श्वसन की, और एक मादा जनन तंत्र, तीनों बता दिए। आपको तीनों को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है। तब मिलते हैं अगले वीडियो।